अच्छा भाई, पिछली क्लास में हमने निपटा तो दिया था ग्रेविटेशनल फील्ड। कुछ क्वेश्चंस थे दैट आई वांटेड टू डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, सही है। तो एज मच एज आई रिमेम्बर, हमने वो सैटेलाइट की एनर्जी निकालना ही पिछली क्लास में सीख ही लिया था, राइट। और उससे रिलेटेड क्वेश्चन था, वो भी सॉल्व कर लिया था हमने। लाइक आज हम जिन सवालात पे बात करने जा रहे हैं वो ये, ठीक है। तो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन। से पहले डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट अ पॉइंट, कि भाई ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है किसी पॉइंट पे। आई थिंक वी हैव स्टडीड दैट इज द वर्क डन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम infinity to that point in the field. So this is the work done in bringing a unit mass from infinity to that point in the field. फिर कहते हैं the moon may be considered to be an isolated sphere of radius 1.74 exponent 3 kilometers with its mass of 7.35 exponent 22 kilograms concentrated at its center. A rock of mass 4.5 kg is situated on the surface of the moon, showed at the change in gravitational potential energy of the rock in moving it from the moon's surface to infinity is 1.27 exponent 7 joules. तो भाई लेट्स से ये मून है और वी आर अज्यूमिंग कि इस यूनिवर्स में भी इसके अलावा कोई दूसरा मास नहीं है। सो द मून में बी कंसीडर्ड टू बी एन आइसोलेटेड स्फीयर जिसका मुझे रेडियस गिवन है और मुझे उसका मास गिवन है। ओके, एक रॉक है जिसका मास है 4.5 kg विच इज सिचुएटेड एट द सरफेस ऑफ द मून, जो कि मून के सरफेस पर है, ठीक है। Show that the change in gravitational potential of the rock in moving it from the moon's surface to infinity. Infinity तक ले जाने में जो पोटेंशियल एनर्जी का चेंज आएगा वो है 1.27 एक्सपोनेंट 7। मेरे ख्याल से आप जो सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी निकालते हो वो वही तो बताती है व्हाट डन इन ब्रिंगिंग दैट मास फ्रॉम इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड। अच्छा, इन्फिनिटी में तो जीरो होती है, तो सरफेस पे जो पोटेंशियल एनर्जी होगा आपको उतना ही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगा ना फ्रॉम इन्फिनिटी। तो आपको बस एक बात पता होना चाहिए कि भाई ठीक है, आपका एक रॉक है जो कि सरफेस पे प्रेजेंट है और लाइक रॉक का मास है स्मॉल एम और प्लेनेट का मास या मून का मास है कैपिटल एम। एंड व्हेन यू आर एट इन्फिनिटी, जब आप इन्फिनिटी पर है तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। तो सरफेस पर जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी दैट इज द डिफरेंस ना, क्योंकि दूसरी वाली तो जीरो है। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल एनर्जी एट इन्फिनिटी एंड द सरफेस। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम ना चुप से मून के सरफेस पे इस मास की ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी निकाल देंगे। और मेरे ख्याल से वो बहुत सिंपल है, -gmm/r। और वही चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी होगा ना अगर आप सरफेस से इन्फिनिटी तक का चेंज निकाल लें, बिकॉज इन्फिनिटी पे तो जीरो होता है। सो -g 6.67 एक्सपोनेंट -11। मून का मास है 7.35 एक्सपोनेंट 12। वो जो मास प्रेजेंट है वो 4.5 kg का है, तो दूसरा वाला मास 4.5 kg हो गया। एंड जो जाहिर सी बात है मून का रेडियस है, दैट इज योर डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मून टू द सरफेस ऑफ द मून, जहाँ पे आपका मास प्रेजेंट है, विच इज 1.74 एक्सपोनेंट 3 किलोमीटर। से इसको प्लीज फर्दर 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा ताकि वो मीटर्स में कन्वर्ट हो जाए। यहां से आपको चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी। ऐसे ही है। क्या आप सारे मेरे साथ हैं? ओके जी, तो जल्दी से सारे लोग प्लीज कंफर्म करें, अजान हो गई है। यहां तक सारे मेरे साथ हैं? आसान पार्ट है। हाँ, आज से 5 पेपर्स कर लेंगे ताकि लाइक चैप्टर के कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे करवाने थे, बड़े इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अच्छा, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। कहता है the escape speed of the rock is the minimum speed that the rock must be given when it's on the moon's surface so that it can escape to infinity. ठीक है, use your answer in part number 1 to determine the escape speed. Explain your working. मेरे ख्याल से हम इसको क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं कि व्हाट इज escape speed। कि भाई सिंपली आप किसी मास को प्लैनेट के सरफेस पर इतनी काइनेटिक एनर्जी दे दो कि जब वो दूर जाता जाए तो वो अपनी काइनेटिक एनर्जी को लूज करता जाए और पोटेंशियल एनर्जी को गेन करता जाए। तो अगर इफ यू वांट टू सेट इट टू इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी तक जो भी चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, अगर आप उतनी काइनेटिक एनर्जी उसको दे देते हो तो ऑटोमेटिकली इट विल लूज इट्स काइनेटिक एनर्जी, इट विल गेन पोटेंशियल एनर्जी, यहाँ तक कि वो इन्फिनिटी पर पहुंच जाएगा। और तो अगर इफ यू वांट कि भाई यू वांट द एस्केप स्पीड, तो आप चुप से मास देखो, ये आपके प्लैनेट का मास है जो पीछे गिवन है, ये प्लैनेट का रेडियस है वो भी पीछे गिवन है।
आप सिंपली ये चीज अज्यूम कर लो कि लॉस इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द गेन इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी शुड बी हाफ mv स्क्वायर, गेन पोटेंशियल एनर्जी कितनी होनी चाहिए, वही जो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम इंफिनिटी टू द सरफेस, तो वो आप पिछले पार्ट में निकाल चुके हो, विच इज gmm ओवर r। मैंने असल में एक तरफ लॉस एक तरफ गेन है ना, तो दोनों को पॉजिटिव ले सकते हैं आप, तो वो नेगेटिव साइन आप इग्नोर करते हैं, कोई मसले की बात नहीं है। स्मॉल m कैंसिल हो जाएगा, v स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2, ये 2 देखो यहाँ डिवाइड हो रहा है, इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। कैपिटल जी 6.67 एक्सपेंट -11, मून का मास है 7.35 एक्सपेंट 22, और रेडियस ऑफ द मून इज 1.74 एक्सपेंट 3, उसको भी फर्दर 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर दो ताकि वो किलोमीटर से मीटर में कन्वर्ट हो जाए। स्क्वायर हटा के रूट लगा देना है एंड यू विल गेट 2.4 एक्सपेंट 3 मीटर्स पर सेकंड। इसका मतलब सिंपली अगर आप मून के सरफेस पे हो ना, और अब अज्यूम कर लो कोई रेजिस्टिव फोर्सेस वगैरह नहीं है, तो आप सिर्फ किसी मास को मून से दूर फेंक दो, किस स्पीड के साथ, 2.4 एक्सपेंट 3 यानी 2400 मीटर्स पर सेकंड की स्पीड से फेंक दो, तो वो मास फिर मून पे वापस नहीं आएगा, वो इन्फिनिटी पे चला जाएगा। क्या यहाँ तक सारे मेरे साथ हैं? आई वुड एप्रिशिएट क्विक एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम एवरीवन प्लीज। आप लोग समझ आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? समझ आ रहा है? खालिद भाई तुम्हें समझ आ रहा है? यार असल में चेंज निकालने हैं ना, तो उसमें नेगेटिव साइन नहीं लगाते, एक तरफ से इंक्रीज एक तरफ से डिक्रीज है ना। जब भी ऐसा हो ना, या तुमने देखा होगा ना, फोर्सेस टू द राइट इक्वल फोर्सेस टू द लेफ्ट, दोनों को पॉजिटिव ले लेते हैं। बिल्कुल वैसे ही लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इक्वल गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, दोनों को पॉजिटिव ले लो। उसको फिर राइट लेफ्ट अगर इक्वल ले रहे हो ना, फिर एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव ना लो, दोनों को पॉजिटिव लो, सॉल्व करने में आसानी होगी। अच्छा अब सवाल ये है कि अभी जो आपने क्वेश्चन अज्यूम किया था वो ये था कि द मून इन बी इज अज्यूम टू बी आइसोलेटेड इन स्पेस। आप अज्यूम करते हो मून फॉरएवर अलोन है, लेकिन वो तो आप हो। द मून डज इन फैक्ट ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, मून के साथ तो अर्थ है जिसके अराउंड वो ऑर्बिट कर रहा होता है। तो स्टेट एंड एक्सप्लेन वेदर द मिनिमम स्पीड फॉर द रॉक टू रीच द अर्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द मून इज डिफरेंट फ्रॉम द एस्केप स्पीड कैलकुलेटेड। जाहिर सी बात है, देखो अगर अभी मून अलग अकेला है और आपने इंफिनिटी पर भेजना है, ठीक है, यहां पर आपको ठीक ठाक स्पीड चाहिए होगी। बट अगर लेट से ये मून है और इसके मुंह पे सामने अर्थ खड़ा हुआ है, तो मेरे ख्याल से मून से अर्थ पे भेजना तो आसान होगा ना, बिकॉज अर्थ अपनी तरफ अट्रैक्ट भी तो करेगा, अर्थ की ग्रेविटी भी तो आ जाएगी। हमने पीछे पढ़ा भी है इस चीज को कि लाइक बहुत छोटा सा डिस्टेंस होता है, अगर आप मून से अर्थ पे भेजना चाहते हैं तो देयर इज अ वेरी स्मॉल डिस्टेंस जो आप बस क्लियर कर दें मून के सरफेस से, उसके बाद मास ऑटोमेटिकली अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड में आ जाता है एंड विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। तो अर्थ वुड अट्रैक्ट द रॉक, तो स्केप स्पीड वुड बी लोअर, तो ऑटोमेटिकली आप कम स्पीड के साथ उसको मून से आजाद कर सकते हो, मून की ग्रेविटी से बाहर फेंक सकते हो। समझ आ रहा है आप लोगों को? फजाइल भाई पक्की बात है? आर वी ऑल गुड टिल नाउ? तो इस तरह बहुत कॉमन है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जीज के क्वेश्चन जिसमें काइनेटिक एनर्जी से कन्वर्जन दोनों आ जाते हैं। डिफाइन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑफ पॉइंट अर्थ में भी कंसीडर टू बी एन आइसोलेटेड स्फीयर ऑफ, पहले तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तो वो तो वही आ जाएगा यार भाई, इट इज द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू दैट पॉइंट इन द फील्ड, ठीक है। अच्छा फिर आपको एक ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल का, आपको ग्राफ दिया हुआ है पोटेंशियल का विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस। क्या ये ग्राफ हमने क्लास में पढ़ा है? डेफिनेटली पढ़ा है हमने ग्राफ। दिस इज पोटेंशियल ड्यू टू एन आइसोलेटेड मास सरफेस पे मैक्सिमम है, या आ रहे ना रेडियस सरफेस से मैक्सिमम है, दूर जाते जा रहे हो तो वैल्यू बढ़ती जा रही है, ऑलमोस्ट जीरो टच कर जाएगी इन्फिनिटी में जाके। तो कंसिडरिंग द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस, दिस इज द सरफेस, यहाँ पर आप पोटेंशियल की वैल्यू निकाल लो भाई। तो कंसिडरिंग द पोटेंशियल एट द अर्थ सरफेस विच इज -6.3 एक्सपोनेंट 7, अगर आपको याद हो हमने क्लास में क्वेश्चन किया था जिसमें अर्थ के सरफेस हमने पोटेंशियल निकाला था, और वो वैल्यू हमारे पास भी एग्जैक्टली यही आ रही थी, -6.3 एक्सपोनेंट 7। इस पोटेंशियल को यूज करते हुए आप एक वैल्यू निकाल दो फॉर द मास ऑफ अर्थ। तो आपको पता होना चाहिए पोटेंशियल किसके बराबर है, -gm/r, ऐसा ही है। आपको पोटेंशियल पता है, अभी आपने निकाला -6.3, साथ में 10 की पावर 7 जरूर लगाइएगा, इक्वल्स -g6.67 एक्सपोनेंट -11। अर्थ का मास आपने निकालना है, वो कैपिटल M विच इज अननोन, और r इज सिंपली द रेडियस ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर विच इज गिवन टू यू, वो भी क्वेश्चन में खुला दिया हुआ है
6.4 एक्सपोनेंट 6। जल्दी से जरा अर्थ का मास निकालो। जी रुबैशा, वो डिस्टेंस भी कम होगा। अच्छा भाई, क्या आंसर आ रहा है? मेरे ख्याल से अर्थ का मास तो आपको याद भी हो गया होगा सॉल्व कर करके, 6 एक्सपोनेंट 24 kg। क्या आप तमाम खवातीन और हजरात यहाँ तक मेरे साथ हैं? बोलो ना, सारे मेरे साथ हो? सही है, जबरदस्त। आ जाओ आ जाओ, डबल पार्टी। अच्छा भाई, सो अब सवाल है, a meteoroid is at infinity, the meteor travels from infinity towards the earth। अच्छा क्वेश्चन है, गौर से देखना। Calculate the speed of the meteoroid when it is a distance of 2r above the earth surface। अर्थ के सरफेस से कितना दूर है एट अ डिस्टेंस 2r। इन्फिनिटी से आ रहा, पूरा पिक्चर समझो सिचुएशन क्या है। भाई आप अभी इन्फिनिटी पे हो, इस वक्त काइनेटिक एनर्जी जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इन्फिनिटी पे पोटेंशियल एनर्जी तो होती जीरो है। काइनेटिक एनर्जी क्यों जीरो है? क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ इज एट रेस्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। अच्छा, ये अर्थ है और ये अर्थ का रेडियस है। आप अर्थ के रेडियस से एट अ डिस्टेंस 2r अबव द अर्थ सरफेस, आप अर्थ के सरफेस से 2r दूर हो, मतलब अर्थ के सेंटर से कितना दूर हो? क्या बात है जालिम, फिर यार ऐसा ही है। आप सेंटर से 2r, सरफेस से 2r दूर हो, तो सेंटर से कितना दूर हो गए? 2r। अच्छा, अब कह रहे हैं आपसे चुप से हमें एक बात बता दो कि मीटोराइट की क्या स्पीड होगी जब वो इस पोजीशन पे आएगा। अब सिंपल सी बात ये है कि भाई जब वो यहां से यहां आ रहा होगा ना, तो ये अपनी काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा और पोटेंशियल एनर्जी लूज करेगा। ऐसा ही, पोटेंशियल एनर्जी इज लॉस्ट एंड काइनेटिक एनर्जी इज गेन्ड। अच्छा, यहां पर तो जीरो है, काइनेटिक एनर्जी भी और पोटेंशियल एनर्जी भी। जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो भी पोटेंशियल एनर्जी लूज हुई है उतनी काइनेटिक एनर्जी गेन होगी। और यहाँ पे जो पोटेंशियल एनर्जी है वो है कितनी? -gmm/r। और आर कितना लोगे आप? 3 टाइम्स द रेडियस ऑफ द अर्थ। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो गेन इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। 3r पे अच्छा, काइनेटिक एनर्जी इज हाफ mv²। व्हेन यू आर एट अ डिस्टेंस 3r फ्रॉम द अर्थ सरफेस, उस वक्त पोटेंशियल कितना है? हमने यहाँ ग्राफ से रीड कर लिया, -2.1। पोटेंशियल पता है? पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई करोगे तब क्या मिलेगा? पोटेंशियल एनर्जी। देखो याद रखो कि तुम काइनेटिक एनर्जी को पोटेंशियल के बराबर नहीं ले सकते हो, इट हैज टू बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो यू वांट टू फिगर आउट द चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, तो चेंज इन पोटेंशियल इनटू मास। अच्छा, इनिशियल पोटेंशियल तो जीरो है, अभी आपका जो भी पोटेंशियल है वही आपका चेंज इन पोटेंशियल है। सो व्हाट आई एम गोना डू इज v² बराबर है, ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा था, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। इस पॉइंट पर आपका जो भी पोटेंशियल आ रहा है ना, यानी -2.1, एक्सपोनेंट 7 भी छुपा हुआ है, जरा ध्यान में, इसको भूल मत जाना। एक्सपोनेंट 7 एज इट इज, यहाँ से आपको v की वैल्यू मिल जाएगी एज 6500 मीटर्स पर सेकेंड। तो 6500 मीटर्स पर सेकेंड होगी इस मीटेरॉइड की स्पीड, जो कि इन्फिनिटी से अर्थ की तरफ आ रहा होगा और अर्थ के सरफेस से ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस दूर होगा। कितने लोगों को ये बात समझ आती है? एनीवन हु वांट्स मी टू एक्सप्लेन दिस अगेन? सारे मेरे साथ हैं? अर्थ सरफेस से 2r है, लेकिन फॉर्मूले में तो सेंटर से लेते हैं ना, तो वो 3r होगा। दोबारा एक्सप्लेन करूं? किसने बोला आपको? देखो मेरी बात सुनो, क्या तुम लोगों को ये बात समझ में आती है कि अभी मास इंफिनिटी पे है, काइनेटिक एनर्जी जीरो है और पोटेंशियल एनर्जी भी जीरो है। अब होगा ये कि जब वो मास अर्थ की तरफ आ रहा होगा ना, तो अपनी पोटेंशियल एनर्जी को लूज करेगा और काइनेटिक एनर्जी को, क्योंकि इन्फिनिटी में जीरो होता है फिर अंदर आते हुए कम हो रहा होता है, तो इट विल लूज पोटेंशियल एनर्जी एंड गेन काइनेटिक एनर्जी। अभी अंदर आते हुए, अभी राइट नाउ कहां पर है? अर्थ के सरफेस से ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ दूर है, तो मतलब अर्थ के सेंटर से कितना दूर है? फिर यार ये इंफॉर्मेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है।
क्योंकि इस इंफॉर्मेशन को यूज करके आप निकालोगे इस वक्त का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी। सही है। आपने पोटेंशियल एनर्जी, इस वक्त जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी ना, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी विच इज लॉस्ट, क्योंकि वो नेगेटिव में होगी, जीरो से, एंड दैट विल बी कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। समझ लो मेरी बात। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला लगाऊंगा, लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू गेन इन काइनेटिक एनर्जी। अच्छा, चेंज है तो चेंज, लेकिन शुरू में दोनों जीरो है। इसका मतलब इस वक्त जो भी काइनेटिक एनर्जी होगी, इस वक्त जो भी पोटेंशियल एनर्जी होगी, वही इसकी काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो हम यूज करते हैं माइनस जी एम एम ओवर आर, या जी एम एम ओवर आर, अगर सिर्फ वैल्यू चाहिए तो। बट द प्रॉब्लम इज कि मुझे डायरेक्ट पोटेंशियल का ग्राफ दिया हुआ है। देखो ना, ये जो ग्राफ है ना, वाई एक्सिस पे पोटेंशियल ही तो दिया हुआ है विद रिस्पेक्ट टू आर। तो मैं क्या करूंगा, मैं कहूंगा यार एक काम कर देना, पोटेंशियल को मास से मल्टीप्लाई कर दो, क्या मिल जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी। तो मैंने क्या किया, मास को पोटेंशियल या चेंज इन पोटेंशियल एक ही बात है, क्योंकि इनिशियल वैल्यू तो जीरो थी, मैंने मास से मल्टीप्लाई करा दिया। ऐसा कर देना कि सबसे पहले मास हो जाएगा कैंसिल, ये टू यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। बस ये इंपॉर्टेंट है कि जो मैं पोटेंशियल की वैल्यू रीड करूंगा, वो कब रीड करूंगा, एट अ डिस्टेंस 3r ग्राफ से। क्योंकि असल ये पूरी ड्राइंग बनाई इसीलिए थी कि भाई अगर आप अर्थ के सरफेस से ट्वाइस द रेडियस दूर हो, तो सेंटर से थ्राइस द रेडियस दूर हो। तो 3r पे आपने क्या किया, आपने पोटेंशियल की वैल्यू निकाली, एंड दैट टर्न्स आउट टू बी -2.1, और ये 10⁻7 एज इट इज आ जाएगा, इंटू 10⁻7। यहाँ पे स्क्वायर को हटा के रूट ले लो। लाइफ इज ब्यूटिफुल। हाँ, कोई चेंज निकाल लेना, इससे नेगेटिव हटा दो, चेंज निकालते हुए हटा दिया करो, कोई मसले की बात नहीं। ये जो तुम अब समझ आ रहा है, जबीबा, जिब्रील। अच्छा सर, पोटेंशियल एनर्जी इज लूजिंग एनर्जी, राइट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ इट हैव अ लिमिट टू हाउ मच इट कैन लूज एज जस्ट बीइंग मोर नेगेटिव एंड गेनिंग काइनेटिक एनर्जी। बहुत अच्छा सवाल किया इसने, इसने बहुत अच्छा सवाल किया। पोटेंशियल एनर्जी के लिए डिस्टेंस टेकन फ्रॉम द सेंटर, यस, हाउ डू वी नो आर इज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। उसने पीछे बताया हुआ है ना क्वेश्चन में, आर इज रेडियस, रेडियस आर है ना, तो इसका मतलब आर सेंटर से डिस्टेंस है ना। हाउ डू वी नो, समझ आ रहा है जबीबा। तुम लोग अनस का सवाल समझ आया, अनस क्या कहना चाह रहा है, कद्दू समझ आया तुम लोग। क्या कह रहा है सर, पोटेंशियल एनर्जी इज लूजिंग एनर्जी, राइट, बट आई डोंट अंडरस्टैंड, डज इट not have a limit to how much can it lose, and it's just being more negative and gaining kinetic energy। इसकी लिमिट जो डिसाइड करेगी ना, वो डिसाइड करता है आपका वो मास जो से अट्रैक्ट कर रहा है। लूज करने की जो लिमिट है ना, अनस, तुम लोग अनस कहना ही चाह रहा है कि सर एक मास इन्फिनिटी से करीब आ रहा है, वो लूज किए जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी, और नेगेटिव हो जाता है, उसकी कोई लिमिट होगी, बिल्कुल उसकी लिमिट डिफाइन कौन करता है, वो प्लैनेट जो उससे अट्रैक्ट करता है। और वो लिमिट डिफाइन कैसे होती है, एक्चुअली ये डिस्कशन पहले होती ही नहीं है कि अंदर लाने में कितना वर्क करना पड़ेगा, एक्चुअल तो ये कि बाहर ले आने में कितना वर्क करना पड़ेगा। तो जितना बड़ा प्लैनेट होगा ना, जितना हैवी स्ट्रॉन्ग स्टार होगा या प्लैनेट होगा, उतनी ज्यादा अपने एनर्जी लगाई होगी उसको इन्फिनिटी तक ले जाने में, तो उतनी ही एनर्जी जो वापस आते हुए लूज कर सकता है, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। अनस काशिफ, अच्छा भाई, अच्छा भाई, अच्छा भाई, in practice the earth is not an isolated sphere because it is orbited by the moon as illustrated। again घूम फिर के वहीं आ जाते हैं। अब देखो, ये मीटेरॉइड आ रहा था अर्थ की तरफ, मस्त सीन था, हम अज्यूम कर रहे थे अर्थ आइसोलेटेड है, फॉरएवर अलोन है और कोई भी नहीं है, बट इन रियलिटी यहाँ पे चांद भी आ गया। तो अब हो रहा ये है कि भाई अब अज्यूम, बट इन प्रैक्टिकल क्या हो रहा है, अर्थ इज नॉट आइसोलेटेड स्फीयर बिकॉज मून भी प्रेजेंट है। तो इनिशियल बात आपको पहले मैंने दिखाया था, ये तो सीधा आ रहा था, ठीक है ना। अब
बता दो इसमें क्या चेंजेस आ जाएंगी, क्योंकि मून को भी हम कंसिडर कर रहे हैं। तो होगा ये कि भाई मून भी खींचेगा, अर्थ भी खींचेगा, तो ऑटोमेटिकली रिजल्टेंट फोर्स बढ़ेगी, तो स्पीड बढ़ जाएगी क्योंकि एक्सेलरेशन बढ़ जाएगी। दूसरा, इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, ये डिविएट कर जाएगा। तो कोई भी लॉजिकल आंसर दे दो, सब एक्सेप्टेबल है। स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन वुड बी ग्रेटर एंड इट डिविएट्स फ्रॉम स्ट्रेट पाथ। तो लाइक ये दोनों बड़े लॉजिकल आंसर है, बड़े आसान आंसर है जो आप दे सकते हैं। ओके। द मास कैपिटल एम of a spherical planet may be assumed to be a point mass at the center of the planet. A stone traveling at speed v is in circular orbit. ये तो आसान है। show that the speed v is given by the expression v is equals to square root gm over r. मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत मुश्किल चीज है। आपको पता होना चाहिए भाई, अगर सर्कुलर पाथ मेंटेन हुआ हुआ, इसका मतलब द ग्रेविटेशनल फोर्स प्रोवाइड्स द सेंट्रीपिटल फोर्स। तो आप इन दोनों को क्या करोगे, एक दूसरे के बराबर ले लोगे, ऐसा ही है। अच्छा, फिर आप ये स्मॉल एम कैंसिल कर दोगे, एक आर भी कैंसिल कर दोगे, तो आपके बच जाएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम ओवर आर। तो वी बराबर हो जाएगा स्क्वायर रूट जी एम ओवर आर। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत ही कोई ट्रिकी पार्ट है। सही है, चलो। यस किला यार, वो अनस मसला ये है कि पहले इसको सिर्फ अर्थ खींच रहा था ना, तो इस पर एक फोर्स यहाँ लग रही थी, अब एक फोर्स मून भी लगाएगा, तो एक रिजल्टेंट फोर्स की वजह से एक तो उसका पार्ट डिविएट हो जाएगा, दूसरा रिजल्टेंट फोर्स ज्यादा आएगी ना, तो ऑटोमेटिकली एक्सेलरेशन भी ज्यादा होगी। अनस एंड दुआ फारिया। अब ये डिपेंड करता है लैंड अर्थ पे होगा या नहीं होगा, कितनी डिविएशन आती है, वो फोर्सेस की वैल्यूज ही आपको बता सकते हैं। एट द एंड ऑफ द डे लाइकली बहुत से मीटोराइट होते हैं आपके सामने से गुजर जाते हैं, यानी अर्थ की ग्रेविटी एक्ट करती है, बट इतनी नहीं एक्ट करती कि उसका पार्ट डिविएट करके अर्थ को अट्रैक्ट कर सके। बहुत सी बार टकरा भी जाते हैं। एक बार याद है ना, एस्टेरॉइड टकराया था, जो सारे डायनासोर उड़ के भाग गए थे यहाँ से। पढ़ा ना तुम लोगों ने बचपन में, एक बहुत बड़ा सा पत्थर आया था, उसने हमें गले लगा लिया था बहुत जोर से। नहीं पढ़ा तुम लोगों ने? अबे एक बार हम टकरा चुके हैं भाई एस्टेरॉइड से। मुझे एक थ्योरी आई थी कि 15 सितंबर को कोई एस्टेरॉइड नहीं नहीं, वो नहीं ब्रो। अबे बहुत पहले तो डायनासोर वगैरह खत्म हुए थे, नहीं। अर्थ में वो पूरा क्रेटर मौजूद है, नहीं, इतना बड़ा एविडेंस उसका। छोड़ो छोड़ो, वापस आते हैं। आज आज मैं इंशाल्लाह ये आखिरी क्वेश्चन, उसके बाद मैं आपके सामने चैट जीपीटी से कुछ बातें करूंगा। मैंने इसका पेड वर्जन लिया, इतने मजे का है बता नहीं सकता। है थोड़ा महंगा यार, 5,000 रुपये पर मंथ है, लेकिन मैं पूरे वसूल कर रहा हूँ, उससे पूरा दिन बातें कर रहा हूँ। उर्दू में ही बातें करता है, पश्तो में नहीं कर पाता, मैंने ट्राई कर लिया। पश्तो में इसने, हाँ, इतनी आती है कि मैं शो ऑफ कर लेता हूँ। अच्छा, अब एक और स्टोन है। अब वही पुरानी वाली चीज, जो कि इनिशियली एड्रेस्ड है और एट इन्फिनिटी है। जब भी कोई चीज इनिशियली एड्रेस्ड हो, तो इसका मतलब उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जीरो है, और इन्फिनिटी पे इसका मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या है, जीरो है। उसने डिसाइड किया कि क्यों ना अर्थ से मुलाकात की जाए, तो वो हमारी तरफ आना शुरू हो गया। तो इट ट्रेवल्स टुवर्ड्स द प्लैनेट एज शोन इन द फिगर 1.2। द स्टोन डज नॉट हिट द सरफेस ऑफ द प्लैनेट, लेकिन डायरेक्ट अर्थ की तरफ नहीं आ रहा, लाइक ऐसे टेंजेंट की तरफ जा रहा था, ठीक है ना। तो ये यूं जा रहा था, अर्थ इसे अपनी तरफ खींच रहा है इस तरफ। तो आप एक काम करो, इन टर्म्स ऑफ कैपिटल जी एम वी एक्स की फॉर्म में एक काम करो, तुम बना दो लाइक इसकी स्पीड की इक्वेशन बना दो वी नॉट, कि जब फॉर एग्जांपल एट अ डिस्टेंस एक्स होगा ना फ्रॉम द सरफेस सेंटर ऑफ द अर्थ, उस वक्त इसकी क्या स्पीड होगी। तो हम गरीबों के पास तो एक ही इक्वेशन है कि भाई जब आप इन्फिनिटी से अर्थ की तरफ आ रहे होंगे, ठीक है, तो अर्थ की फील्ड में आ रहे होगे, तो सीन ये होगा कि द गेन इन काइनेटिक एनर्जी मस्ट बी इक्वल टू द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर, लेट्स से, क्योंकि इनिशियल तो जीरो थे ना, जो फाइनल होगी वही गेन होगा, वही चेंज होगा। और लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा,
वैसे तो माइनस जी एम ओवर एक्स होता है, लेकिन मैंने आपसे बता दिया लॉस या गेन में आप पॉजिटिव ले लिया करो, कोई मसले की बात नहीं है। तो ये हो गया जी एम एम ओवर एक्स। अच्छा, एम से एम कैंसिल हो जाएगा, अगेन ये 2 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 GM ओवर एक्स, स्क्वायर हटाओगे क्या लग जाएगा, रूट लग जाएगा। सारे मेरे साथ हैं, बोलो ना, ऐसा ही है। अच्छा, तो ये तो ठीक है, स्पीड की इक्वेशन बन गई सिंपली, वो दूर से आ रहा था हमारी तरफ, तो ये स्पीड की इक्वेशन है। पहले बताओ यहां तक सारे मेरे साथ हैं? आर यू ऑल विथ मी, एवरीवन लिसनिंग टू मी ऑनलाइन? ठीक है भाई। Use your answering part number one expression in A to explain whether this stone could enter a circular orbit about the planet. अब ये है सवाल, मेरा पर्सनल फेवरेट क्वेश्चन है। कहते चलो वो आ रहा था यूं अर्थ की तरफ, ओके, क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमना शुरू हो जाए? आपने भी सुना है ना, एक एस्टेरॉयड है जो प्रॉपर हमारा दूसरा मून बन चुका है। अर्थ छोटा सा है, कुछ अरसे के लिए आया, पर वही था कि एस्टेरॉयड आ रहा था, किसी एक पॉइंट पे क्या होगा कि जो उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट कर रही थी, दैट वाज इक्वल टू द रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स एट दैट पॉइंट, भाई ने चक्कर मारना शुरू कर दिया। चांद ऐसा ही बनता है, जो तुमने सुना है ना सैटर्न वगैरह के इतने 80 80 70 70 चांद होते हैं, वो वैसे ही होते हैं। लाइक बराबर बाजू में उनके एस्टेरॉयड बेल्ट है, एकदम से कोई खिंचाता हुआ उनकी तरफ आ रहा होता है, और सिस्टम अगर ऐसा बन गया कि रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स के बराबर है, तो चल मेरा पुत्र मजे से घूमता रहेगा, एक चांद ऐड हो गया। तो क्या ये एस्टेरॉइड तो नहीं, तो मीटेरॉइड है। क्या कोई पॉसिबिलिटी है कि ये चांद बन जाए अर्थ, यानी अर्थ के अराउंड गोल गोल घूमना शुरू हो जाए? यूज योर आंसर इन पार्ट नंबर वन एन एक्सप्रेशन इन ए टू एक्सप्लेन वेदर द स्टोन कुड एंटर अ सर्कुलर ऑर्बिट। पार्ट नंबर वन में आपने निकाला था कि जब कोई गोल गोल घूम रहा होता है तब कितनी स्पीड चाहिए होती है, ऐसा ही। पार्ट नंबर बी में आपने निकाला है कि इसकी स्पीड कितनी होगी। पार्ट वन में आपने ये निकाला कि जब एक प्लैनेट एक्चुअली सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा होता है, ऑर्बिटल स्पीड उसकी क्या होती है, जीएम ओवर एक्स। पार्ट नंबर ए में फिर आपने निकाला कि आपका ये जो मास है जो इन्फिनिटी से अर्थ की तरफ आ रहा है, उसकी स्पीड कितनी है, ये उसकी स्पीड है, चाहिए इतनी। क्या पॉसिबिलिटी है कि वो अर्थ के अराउंड घूमे चक्कर खाए? बोलो ना। तो ऐसे मुंडी सही हिला रहे हो, हाँ सर, नई नई पॉसिबिलिटी है, क्योंकि सर जितनी स्पीड आपको चाहिए ऑर्बिट करने के लिए, आपके मास की स्पीड उस डिस्टेंस पे उससे √2 टाइम्स ज्यादा है। जब स्पीड ज्यादा होती है तो ऑब्जेक्ट सर्कुलर पार्ट में थोड़ी रहता है, ऑब्जेक्ट तो ट्रैक से बाहर निकल जाएगा, तो देयर इज नो वे दिस इज गोना ऑर्बिट द अर्थ, ऐसा ही है। तो रिक्वायर्ड ऑर्बिट r equal x is this, whereas the speed of the stone at r equal x is this, आपके पास जो है वो √2 टाइम्स ज्यादा है, तो which is greater than the required orbital speed, so the stone will not enter a circular orbit, ऐसा ही है। सबको समझ आ रही है मेरी बात? हाँ, देखो स्पीड तो इंक्रीज कर रही है, अंदर आते हैं, बट होता है ना किसी एक पॉइंट पर आप ऐसे टच कर जाओगे बस रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स, आपकी स्पीड ऐसी हो जाएगी रिक्वायर्ड सेंट्रीपिटल फोर्स और उस पॉइंट पे अवेलेबल ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर हो जाए और आप चक्कर मारना शुरू कर दो, वो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि एट एनी डिस्टेंस एक्स आपने एक इक्वेशन बना ली है, आपको जो एक स्पीड चाहिए ऑर्बिट करने के लिए वो ये है, और आपके पास जो स्पीड आ रही है वो उससे √2 टाइम्स ज्यादा आ रही है, तो ज्यादा पे वो कभी भी ऑर्बिट नहीं करेगा, बाहर निकल जाएगा ट्रैक्स। बोलो ना, नहीं समझ आ रही है? आ रही है, आ रही है, पक्की बात है। अच्छा, मैंने
पहले सारे जल्दी से सारे लोग एक्नॉलेज करें because it's the end.